कहानी की शुरुआत एक गैंगस्टर ग्रुप से होती है। उन्होंने मिलकर एक आदमी को जिंदा जला डाला। आदमी जान की भीख मांग रहा था, किसी ने उस पर दया नहीं दिखाई। गैंगस्टर ग्रुप का लीडर है बम्पी। वो अपने राइट हैंड मैन के साथ गरीब लोगों में खाना बांट रहा था। बम्पी ने फ्रैंक को अकेले में कुछ बात करने के लिए बुलाया। बम्पी फ्रैंक से पूछने लगा कि अचानक इकोनॉमी में इतना चेंज कैसे आ रहा है। दोनों बातें करते हुए एक स्टोर में आ गए। अचानक से बम्पी के दिल की धड़कन रुक गई। फ्रैंक हेल्प के लिए लोगों को बुलाता रहा, पर कोई भी आगे नहीं आया। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। बम्पी मर गया। उसके फ्यूनरल में नामी गुंडे, पॉलिटिशियंस और बड़ी हस्तियां आई। न्यूज में बम्पी को लोकल लोगों का हीरो और गवर्नमेंट की नजरों में क्रिमिनल बताया जा रहा था। फ्यूनरल में आए लोग दुख जताने की जगह अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। सब एक दूसरे के हालचाल पूछ रहे, जैसे किसी पार्टी में आए हो। टागो नाम के आदमी ने फ्रैंक की बेइज्जती कर दी। उसने उससे कहा कि वेटर इधर आओ और मेरे लिए लाइटर लेके आओ। टैगो की बदतमीजी को फ्रैंक ने इग्नोर कर दिया। हाल फिलहाल तो कर दिया। फ्रैंक से मिलने एक आदमी आता है। मुझे बम्पी की मौत की खबर सुन के बहुत बुरा लगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। कमरे में जितने बंदों ने तुम्हारे बॉस से कर्जा ले रखा है उन सब से मैं बात करूंगा। अब रिची नाम के आदमी को दिखाते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। हालांकि वो वकील बनना चाहता है। रिची अभी अपने कलीग जे के साथ एक ड्रग केस पे काम कर रहा है। उन्हें कार में ड्रग्स तो मिले नहीं, लेकिन $1 मिलियन कैश में मिल गए। जे बोला क्यों ना सारा पैसा हम ही रख ले, पर रिची ने पैसे हायर अथॉरिटीज को दे दिए, जिसके चलते जे रिची को अजीब तरीके से देख रहा था। ट्रूपो नाम का ऑफिसर ये सब देख रहा होता है। ट्रूपो हाई पोस्ट ऑफिसर है। उसके ड्रग डीलर्स के साथ कनेक्शन थे। फ्रैंक को सब इटालियन ड्रग लॉर्ड से पता लगा। टागो से फ्रैंक ने बात की, लेकिन टागो ने बम्पी के मरने के बाद अपने हाथ खड़े कर दिए। फ्रैंक काफी कुछ सोचने लगा। फिर उसने ड्रग बिजनेस में जाने का सोच लिया। पार्टनरशिप के लिए फ्रैंक ने अपने थाईलैंड में रह रहे कजन नेट को कॉल की। फ्रैंक के बैंक में $4000 थे। वो उन्हें निकलवा के अपने कजन नेट से मिलने थाईलैंड पहुंच गया। रिची की बीवी अपने बेटे की परवरिश और उसके साथ कम टाइम बिताने के टॉपिक पे उससे झगड़ा कर रही। मुझे अब तुमसे डिवोर्स चाहिए, मैं अकेले सब हैंडल नहीं कर सकती। रिची की लाइफ, उसकी घर की प्रॉब्लम्स, हर तरफ से उसकी फील्डिंग सेट थी। इसी बीच उसके लॉ के एग्जाम भी शुरू हो गए। इधर फ्रैंक नेट से थाईलैंड की बैंकॉक सिटी मिलता है। नेट आर्मी सोल्जर है। फ्रैंक नेट के जरिए लोकल ड्रग डीलर से मिलना चाहता है। नेट नेगोशिएशन करेगा तो डीलर सही दाम पे माल देने के लिए मान जाएगा। फ्रैंक को बड़े अमाउंट में ड्रग चाहिए था। नेट ने उसे कहा तुम अलग अलग सोर्सेज से ड्रग मंगाओ ताकि सब कुछ सेफली हो पाए। फ्रैंक का कहना था कि मैं अलग अलग डीलर से क्या ड्रग्स लूं, जब मुझे इतने बड़े अमाउंट में ड्रग चाहिए तो मैं मेन डीलर से ही बात करूंगा। फ्रैंक जंगल में मेन डीलर से मिलने आ जाता है। मेन डीलर फ्रैंक को देख के हंसने लगा। मुझे भरोसा नहीं कि तुम यूएस में 100 किलो हीरोइन बेच पाओगे। पर फ्रैंक के जज्बे को देख के मेन डीलर ने फ्रैंक के साथ पार्टनरशिप कर ली। अब ड्रग्स का प्रोडक्शन होने लगा। फ्रैंक ने ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी नेट को दे दी। रिची को पता लग गया कि जे ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व है। उसने एक लोकल ड्रग डीलर को जान से मार दिया। रिची ने भीड़ से किसी तरह जे को बचा लिया, पर जे ने रिची के असूलों के खिलाफ काम किया था तो वो उसे सजा से नहीं बचाएगा। फ्रैंक ने एयरपोर्ट पर ड्रग्स रिसीव किए। साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि माल एकदम कड़क है, बोले तो प्योर। अब फ्रैंक ने नॉर्मल बंदा बन के न्यूयॉर्क सिटी में ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया। कुछ टाइम में ड्रग्स से डेथ रेट हाई हो गया, जिसके चलते अथॉरिटीज ने स्पेशल नारकोटिक्स ब्यूरो बनाया। इसमें सही से इन्वेस्टिगेशन हो, इसकी जिम्मेदारी रिची को मिलती है। अब फ्रैंक ने अपनी माँ के लिए बड़ा सा घर ले लिया। पूरी फैमिली घर पर मिलती है। फ्रैंक ने अपने भाइयों को ड्रग बिजनेस के बारे में बता के टागो से अपना बदला ले लिया। फ्रैंक ने भीड़ में ही टागो को शूट कर दिया। रिची अपनी टीम के साथ ब्लू मैजिक ड्रग इन्वेस्टिगेट कर रहा था। ब्लू मैजिक ड्रग मार्केट में फ्रैंक बेच रहा था। एक पार्टी में फ्रैंक की नजर पोर्तो रिको सिटी की सुंदर ब्यूटी क्वीन पे पड़ती है। तभी फ्रैंक का ध्यान अपने भाई के लेविश यानी कि महंगे कपड़ों पे गया। उसने उससे कहा कि तुमने इतने महंगे कपड़े क्यों पहने हैं? पुलिस को इससे हम पर शक हो सकता है। हमारी इनकम सोर्स क्या है? इन सब चीजों पे जांच हो सकती है। पार्टी के बाद फ्रैंक ब्यूटी क्वीन से मिला। इसका नाम ईव है। इधर रिची बार में अपनी टीम के साथ ब्लू मैजिक के नए सैंपल की खबर निकाल रहा। फ्रैंक ने अपनी माँ से ईव को मिलवाया। दोनों अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते थे, मतलब शादी तक। कुछ महीने बाद फ्रैंक ने अपना बिजनेस बढ़ाया। उसने नॉर्थ कैरोलिना, क्वींस, न्यू जर्सी, ब्रुकलिन और भी कई जगह पर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चेन खोल दी। फ्रैंक के पास अंधा पैसा आने लगा।
एक बिजनेसमैन ने फ्रैंक के सामने डील भी रखी। बिजनेसमैन जानता था कि फ्रैंक की ड्रग डीलिंग में मोनोपोली चल रही है। फ्रैंक ने ईव को प्रपोज किया। लड़की उसके लिए महंगा सा कोट लेकर आती है। एंगेजमेंट की खुशी मनाने दोनों बॉक्सिंग मैच देखने आ गए। रिंग में बहुत सारे सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और बड़े आदमी आ रखे थे। इत्तेफाक से बॉक्सिंग मैच देखने रिची भी आ रखा था, लेकिन अपने काम के सिलसिले में। उस पर नजर चील की तरह बनाए रखी। फ्रैंक पर रिची को डाउट हो रहा था, क्योंकि सब लोग रिची को कुछ अलग ही इज्जत दे रहे थे, साथ ही उसका वो महंगा कोट। अब रिची ने फ्रैंक की फोटो लेकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। टीम को फ्रैंक की ऑनलाइन या किसी भी सोर्स से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, मानो फ्रैंक दुनिया में एग्जिस्ट ना करता हो। फ्रैंक और ईव की शादी हो गई। दोनों शादी के बाद घर जा रहे थे कि तभी कैप्टन ट्रूपो बीच में आ गया। ट्रूपो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का लीडर था। मैंने तुम्हें बॉक्सिंग मैच में देखा। तुम्हारे कोट की कीमत लगभग $50,000 होगी। इतना महंगा कोट आम बंदा तो नहीं पहन सकता। मैं चाहता हूँ तुम मुझे भी थोड़ा पैसा दो। फ्रैंक अब घर आके सबसे पहले कोट जला देता है। मुझे एकदम गरीब बन के रहना चाहिए, पर अब देर हो चुकी थी। फ्रैंक रिची की नजरों में आ चुका था। उसने टीम को फ्रैंक के भाइयों के पीछे लगा के काफी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करवा दी। रिची और टीम को फ्रैंक के ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन सेंटर्स का भी पता चल चुका था। फ्रैंक अपने भाई के साथ एक बिजनेस डील करके घर जा रहा था कि रास्ते में आज कैप्टन ट्रूपो ने उन्हें रोक लिया। फ्रैंक के भाई की कार में ड्रग्स का एक बैग मिल गया। फ्रैंक गुस्सा हो जाता है कि मेरा भाई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। दोनों को नहीं पता कि रिची दूर से उन्हें बाज जैसी नज़रों से देख रहा है। रिची को फ्रैंक की और डिटेल्स चाहिए थी। रिची के बेस्ट फ्रेंड ने उसे एडवाइस दी कि फ्रैंक से मत भिड़ना, उसके बहुत सारे पॉलिटिशियन से कनेक्शन है। रिची डरने वाला नहीं था। उसका ध्यान पूरी तरह फ्रैंक को एक्सपोज करने पर था। एक दिन फ्रैंक और उसकी बीवी असैसिनेशन में मरते मरते बचे। फ्रैंक के भाइयों को लग रहा था कि अटैक उनके कॉम्पिटिटर्स ने करवाया है। फ्रैंक को ऐसा नहीं लगता। उसने अपनी बीवी का भी आइडिया मानने से मना कर दिया। बीवी चाहती थी कि फ्रैंक फैमिली के साथ किसी और देश में शिफ्ट हो जाए, तभी सब सेफली रह पाएंगे। हालांकि फ्रैंक ने कहा, मैं अपना देश और घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अब न्यूज़ आ रही कि यूएस ने वियतनाम और थाईलैंड से ट्रूप्स को विदड्रॉ कर लिया है, यानी कि वापस बुला लिया है। ये सुन के फ्रैंक को अपने प्रोडक्शन सोर्स की चिंता होने लगती है। उसने तुरंत नेट को कॉल करके कहा कि मुझे जल्द से जल्द 2000 किलो ड्रग्स चाहिए। नेट ने मना कर दिया कि इतना माल एक साथ मैनेज करना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। फ्रैंक आखिरी मिनट पे थाईलैंड की टिकट बुक करके थाईलैंड आ गया। रिची ने फ्रैंक के कजन को देख लिया, क्योंकि कजन ने सरेआम एक लड़की को गोली मार दी थी, जिसके चलते रिची ने लड़के को जेल में डालने की धमकी दी। जिमी को जेल नहीं जाना था, तो उसने रिची की मदद करने का रास्ता चुना। रिची ने जिम की बॉडी में लिसनिंग डिवाइस लगवा दिए, इससे वो फ्रैंक की सारी बातें सुन पाएगा। फ्रैंक अब थाईलैंड में ड्रग प्रोड्यूसर लीडर से मिला। हमें ड्रग सप्लाई का दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। पहले तो हम मिलिट्री प्लेन की हेल्प से आसानी से ड्रग सप्लाई कर देते थे, पर अब चीजें बदल गई है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट पे है। फ्रैंक को बिजनेस कंटिन्यू करने के और आइडिया भी सोचने होंगे। फ्रैंक ने अपने भाई को कॉल करके ड्रग शिपमेंट की अपडेट दी। फ्रैंक को नहीं पता कि रिची और उसकी टीम भाइयों की बात सुन रही है। रिची और उसकी टीम ने डिसाइड कर लिया, ड्रग्स की शिपमेंट मिलिट्री प्लेन से होने वाली है, तो वे उस पे हमला करेंगे। प्लेन लैंडिंग वाले दिन रिची सर्च वारंट लेकर आया। मुझे प्लेन की चेकिंग करनी है। टीम ने अच्छे से प्लेन की तलाशी ली, लेकिन प्लेन में किसी को कुछ नहीं मिला। रिची ने लास्ट में कॉफिन खुलवाने का सोचा। कॉफिन में शहीद अमेरिकन सोल्जर की बॉडीज थी, जिन्हें थाईलैंड से वापस लाया गया था। कॉफिन खुला तो उसमें सिर्फ डेड बॉडी निकली। एक मिलिट्री ऑफिसर ने रिची को बहुत सुनाया, तुम्हें लगता है कि मिलिट्री ड्रग डीलिंग करती है? तुमने शहीद सोल्जर्स का मजाक बना दिया। रिची कहने लगा कि हमें लीड मिली थी कि आने वाले प्लेन में ड्रग्स है। ऑफिसर उस पर और भड़क गया। क्या ब्लैक फ्रैंक इतना पावरफुल हो गया कि वो हमारे मिलिट्री प्लेन से ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन करेगा? इधर कैप्टन ट्रूपो अपने यूनिट के साथ फ्रैंक के घर पे छापा मारने आ जाता है। सबने हर कोने में पैसे ढूंढे। फ्रैंक की बीवी और माँ को हरेस करने के बाद यूनिट ने पूरा घर तहस नहस कर दिया। थोड़ी देर में उन्हें डॉग हाउस से काफी सारे पैसे मिल गए। इधर रिची कॉफिन्स को बार बार सही से चेक करे जा रहा। दूसरी तरफ फ्रैंक थाईलैंड से वापस आ जाता है। उसे पता लगा कि घर पे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस यूनिट घर में आके सारे पैसे ले गई। कॉफिन की काफी रिसर्च करके फाइनली रिची और उसकी टीम को पता लग गया कि माल कॉफिन के सीक्रेट कंपार्टमेंट में छिपा हुआ है। उन्होंने ड्रग्स बाहर निकालने के लिए प्लान बनाया। रिची ने अथॉरिटीज से परमिशन ले ली, कोई भी ट्रक बाहर नहीं जाएगा, इस एरिया को सील करवाया जाए।
उसने कहा कि मुझे बैकअप भी चाहिए होगा। रिची के पास बैकअप टीम आ गई। सब ने मिलकर एरिया में रेड मार दी। फ्रैंक के आदमियों और पुलिस के बीच शूट डाउन चल रहा। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। फ्रैंक का एक भाई बच के भागने लगा, पर उसकी बुरी किस्मत रिची ने लड़के को पकड़ लिया। फ्रैंक चर्च में प्रे करने आता है, वहीं पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब फ्रैंक की सारी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट पे छापा पड़ जाता है। कोर्ट में फ्रैंक पे ड्रग स्मगलिंग के चार्जेस लगते हैं। कोर्ट सेशन के बाद फ्रैंक ने रिची से अकेले में बात करके रिची को मनाने की कोशिश की। मेरे खिलाफ केस करके कुछ नहीं मिलेगा, जाने दो इस केस को। रिची जिद पे अड़ा रहा कि मैं इस केस को एंड तक लड़ूंगा। फ्रैंक ने एक डील रखी कि मैं ड्रग डीलिंग में मिले हायर ऑफिसर्स और बाकी पुलिस वालों के भी नाम बता दूंगा। तो ये सुन के रिची ने वादा किया कि इसके बाद मैं तुम्हारी बाहर आने तक जेल के अंदर की लाइफ आसान कर दूंगा। फ्रैंक ने ऑफिसर के नाम बता दिए। पुलिस में आधे से ज्यादा स्टाफ अरेस्ट हो गया। फ्रैंक के ऊपर एक और इन्वेस्टिगेशन हुई। फ्रैंक ने कैप्टन ट्रूपो का नाम भी लिया था कि इसने मेरे घर से मोटा पैसा चुराया है। कैप्टन ट्रूपो अरेस्ट नहीं होना चाहता था, उसे अपनी इज्जत प्यारी थी, जिसके चलते ट्रूपो ने सेल्फ हैप्पीनेस कर ली। एक एक करके ऑफिसर्स अरेस्ट हो गए। रिची ने फ्रैंक की तारीफ की कि तुमने जो कहा वो किया। कोर्ट ने फ्रैंक को ड्रग स्मगलिंग के लिए 70 साल जेल में रहने की सजा दी। फ्रैंक के एसेट्स के तौर पे गवर्नमेंट को $250 मिलियन मिले और वे सब उन्होंने सीज कर लिए। फ्रैंक की फैमिली के 30 मेंबर्स को जेल में डाल दिया गया और फ्रैंक की बीवी को वापस पोर्टोरिको भेज दिया गया। अब रिची ने कॉप की नौकरी छोड़ दी और उसने फ्रैंक का डिफेंस लॉयर बनने का फैसला लिया। फ्रैंक ने गवर्नमेंट की हेल्प की थी। उसने आधे से ज्यादा करप्ट स्टाफ को जेल में डलवा दिया था, इसलिए कोर्ट ने फ्रैंक की सजा कम करके 15 साल कर दी। उसे 1991 में जेल से छोड़ दिया जाता है। फ्रैंक जेल से बाहर आया। बाहर रिची फ्रैंक का वेट कर रहा था। दोनों पक्के दोस्त बन चुके थे। फ्रैंक शहर को देख के शॉक हो रहा था, क्योंकि अब कुछ भी चीज पहले जैसी नहीं रही थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।